हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। उसका आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते चलिएगा और उस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में याद हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम से पहले पहले सारा कोर्स कवर कराने के लिए आपको सारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे जीरोक्स कॉपी करना। रिप्रोडक्शन 2 वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब फिर से, अगेन। प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस करना, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पूरी दुनिया में, प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरियाज हो, वायरस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक फ़ोटो कॉपी या अपनी हूबहू अपनी एक कॉपी, जो उनकी ऑफस्प्रिंग या संतान होती है, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं अपनी ही बॉडी में से। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी पेरेंट्स या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग इटसेल्फ। ठीक है, अपने से एक ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। अब दूसरी बात यह कि हमें क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन करने की। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी एनिमल की स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसकी भी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं वो अपने स्पीसीज़ को, नंबर्स को बढ़ाते हैं, अपनी रेस को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि रिप्रोडक्शन होने से क्या होता है, हमें नए नए स्पीसीज़ और नए नए वेरिएशन के थ्रू नए नए एनिमल्स का प्रोडक्ट्स के जो होते हैं वो डेवलपमेंट होता है। तो ये सब एडवांटेज है कि क्यों होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये हम दोनों अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जानने से पहले आप इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जिसको आप समझिएगा। देखिए, एक मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 पर। एक होता है आपका मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा फीमेल। देखो, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो है स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म है और फीमेल से जो निकलता है वो क्या है? ओवम। तो जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट से एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है। यानी पूरे सिस्टम के अंदर हमको ये पढ़ना है और समझना है कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से स्पर्म बना कैसे और निकला कैसे, और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से ओवम बना कैसे और निकला कैसे, और दोनों फ्यूज हुए कैसे। पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमको यही समझना है। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं हम लोग, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को जानने से पहले एक चीज़ जानिए, एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस मतलब होता है कि किशोरावस्था होती है, यानी कि जब एक कोई बेबी होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट। देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि मेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म, और स्पर्म का फॉर्मेशन बच्चों में किसी भी एनिमल्स में या लिविंग में बचपन से ही नहीं होता, एक टाइम होती है। तो जिस टाइम से में जिस बच्चों के समय या लड़के या लड़कियां किसी में भी जब स्पर्म या उनके अंदर ओवम का जब फॉर्मेशन होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है तो उस एज को बोलते हैं एडोलसेंट एज। ठीक है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये लगभग 9 से 14 साल के बीच में होती है। किसी को थोड़ा जल्दी होती है, किसी को थोड़ा सा बाद होती है ना। एवरेज 11-12 साल की एज में बच्चों का स्टार्ट होता है। तो ये 9 से 14 तक का है, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है और लड़कों में थोड़ा सा लेट में स्टार्ट होता है, उसके हिसाब से है। और एक कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे में एबनॉर्मलिटी, यानी कि बहुत जल्दी अगर आ गया, उसकी जो आपकी स्टेट है एडोलसेंस की बहुत पहले आ गई, 9 साल से पहले ही आ गई, उसे बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और किसी में बहुत लेट होता है, 14 साल का हो गया लेकिन फिर भी उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई, यानी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डिले हो गया है, उस कंडीशन को कहते हैं इन्यूकोकिडिज्म। ठीक है, ये 2 वर्ड है, इसको आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम लोग कि जनरल फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं जब कोई बच्चे के अंदर, या मेल या फीमेल, बेसिकली हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, अगर उनके बॉडी में चेंजेस क्या क्या आते हैं। जैसे ही उनके अंदर प्यूबर्टी आती है, यानी एडोलसेंस आता है, यानी उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, तो उनके बॉडी में क्या क्या चेंज आती है। सबसे पहले बात क्या होता है कि उनको जो जेनाइटेलियास होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं, लड़कों में पेनिस और लड़कियों में वेजाइना, इनके साइज़ इंक्रीज़ होने लगते हैं। ठीक है, उनके जो आपके जो टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, उसका साइज़ बढ़ने लगता है धीरे धीरे। पहला होता है वॉइस में बहुत परिवर्तन आता है, आवाज़ भारी हो जाती है, बच्चों की आवाज़ कुछ और होती है, बड़ों की आवाज़ भारी हो जाती है। हेयर का ग्रोथ होता है एक्सेसिव पूरे बॉडी में, खासकर जेनाटिलिया के आसपास, और ऊपर से हमारे पूरे बॉडी में कहीं कहीं पार्ट्स में, मेल के चेस्ट में और हाथ पैर में ज़्यादा बाल निकलने लगते हैं, तो पूरे बॉडी में बाल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है,
और मेंटल चेंजेस होती है, मानसिक परिवर्तन आता है, इंसान का सोचने की शक्ति बदलती है, तर्क शक्ति बदलती है, बात करने का ढंग बदलता है, ठीक है। बॉडी से और स्किन का कलर बदलने लगता है, और स्किन में अब हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड होता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे बच्चों के कुछ देखते हैं कि मुहासे निकलते हैं, एक्ने बोलते हैं उसको। तो एक्ने यानी मुहासे निकलने लगते हैं कुछ केसेस में, तो वो हमारा होता है, ये चेंजेस है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो मेन रिप्रोडक्टिव, मैंने क्या बताया था आपको, मेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म। स्पर्म का ही निकलना वही हमारा मेन है। तो कौन कौन से पूरे ऑर्गन हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन कौन से, कुछ मेन होते हैं और कुछ एसेसरी होते हैं। मेन वे होते हैं जिसमें स्पर्म बन रहा है, और एसेसरी वो है जो स्पर्म को बनाने में हेल्प कर रहा है और जिसके थ्रू स्पर्म बाहर निकल रहा है। तो जो मेन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो होता है हमारा टेस्टिस, ठीक है। मेल में टेस्टिस जो होता है वो सबसे प्राइमरी और सबसे बड़ा मेन आर्गन होता है। उसके अलावा कुछ और भी आर्गन होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। उसके बाद आप जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, सेमिनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और लास्ट में पेनिस हो गया। यानी ये जितने भी आप आर्गन देख रहे हैं ये सारे आर्गन एसेसरी आर्गन हैं, जबकि टेस्टिस हमारा क्या है, मेन आर्गन है। हमें अब सबसे पहले टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जानना। तो आपकी अगली हेडिंग क्या लिखेंगे आप, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट पेनिस है, ये वाला पार्ट टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम सैक में लटका हुआ होता है, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये एक ट्यूब की लंबी संरचना है। यहाँ से आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो आपका पूरा जो ट्यूब का संरचना है यहाँ से लेकर पूरा जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि ट्यूब के थ्रू क्या कर रहा है कि वो ये पेनिस से स्पर्म बाहर आता है। तो ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बारी बारी से, यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेसाइकल है, और पेनिस है, यूरेथ्रा है, पेनिस स्क्रोटम है, टेस्टिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक्सेटरी डक्ट है, इन सब का आपको बारी बारी से स्टडी करना है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस देखिए क्या होता है कि पेनिस के नीचे एक लंबा सा भाग होता है, गोला भाग होता है, जो कि इस हमारे बॉडी से आउटसाइड होता है। यानी वो टेस्टिस होता है बॉडी के अंदर नहीं होता, हमारे बॉडी के आउटसाइड लटका होता है, जिस झोले के अंदर या बैग के अंदर, उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है हमारे टेस्टिस का, वो करीब क्या करता है, स्पर्म मेटोजेनेसिस करना, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्म मेटोजेनेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बात की जाए तो उसको करीब हाइट 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, चौड़ाई इसकी करीब 3 सेंटीमीटर तक होती है। जो उसके ऊपर से कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर, उस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इस लेयर से कवर्ड होता है, इसके ये स्क्रोटम के अंदर भरा होता है, और डक्ट के द्वारा ये, शॉर्ट डक्ट के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब डक्ट सिस्टम क्या होता है, देखिए टेस्टिस में, देखिए आपके टेस्टिस में बन गया स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा टेस्टिस में बन रहा है स्पर्म। अब वो स्पर्म शरीर से बाहर जब निकलेगा तो कई सीरीज ऑफ डक्ट होगी, ठीक है। जैसे मैंने माना कि ये आपका टेस्टिस है, इसके अंदर स्पर्म बना, तो अब यहाँ से होकर पेनिस से बाहर निकलने के बीच में छोटे 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 कई डक्ट की सीरीज होती है। मैंने माना ABCDEF, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कई डक्ट की सीरीज होती है, और इन्हीं डक्ट के सीरीज से पास होते हुए लास्ट में आके स्पर्म हमारे पेनिस से बाहर निकलता है। तो इसी को डक्ट सिस्टम कहा जाता है। कौन कौन से डक्ट होते हैं, इनका सबका काम क्या होता है इसको समझिए। पहला डक्ट होता है एपिडिडाइमिस। इसका काम क्या होता है, सबसे पीछे होता है, ये स्पर्म को मैच्योर करता है, ठीक है। उसके बाद होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है, ये क्या करता है कि आपकी जो स्पर्म मैच्योर हो चुका है उसको यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र करता है। तीसरी डक्ट है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। क्या करता है, ये यूरेथ्रा से इसको खाली करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। ये सब पूरी डक्ट की सीरीज़ है। बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या है कि एक प्रकार का हमारा ग्लैंड है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक डक्ट होती है जो डक्ट डिफरेंस से जुड़ी होती है, एम्पुलस जुड़ी होती है, और ये जो क्या करती है, हेल्प करती है कि ये स्पर्म को बाहर निकालती है। इससे क्या एक लिक्विड सिक्रेट करता है ये सेमिनल वेसाइकल, जो क्या करता है कि जाके सीमेन यानी स्पर्म से मिलके उसको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके फ्लूइड में बेसिकली फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, ये जो सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर एक नीचे वाला अगला पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस सब को फ्रेंड्स आप नोट्स बनाते चलिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड की देखा जाए तो जो हमारा सीमेन यानी स्पर्म को हम लोग सीमेन कहते हैं, तो स्पर्म का जो 33% पार्ट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। उस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म होता है वो वाइट कलर का एक फ्लूइड होता है, यानी हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन की, वाइट कलर होता है, फ्लूइड होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। ये सारा चीज़ आप लोग लिखिए। मिल्की कलर का इसका स्ट्रक्चर होता है, एल्कलाइन बेसिक। स्पर्म जो होता है वो मिल्की कलर का होता है, दूध का रंग का होता है, और वो उसका जो कलर होता है वो मिल्की होता है, और उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है।
अब यूरेथ्रा क्या होता है, जहाँ से वो इकट्ठा हो रहा है, जहाँ से स्पर्म इकट्ठा हो रहा है और बाहर निकल रहा है, जो यूरेथ्रा से पहले कलेक्ट होता है, फिर कहाँ निकलता है, पेनिस में जाता है। तो यूरेथ्रा एक पूरा जंक्शन है जहाँ पे इकट्ठा होता है। वो क्या करता है, पूरे इसके यूरेथ्रा को 3 पार्ट डिवाइड किया गया है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनिस यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। फिर लास्ट पार्ट है पेनिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे, तो ये लास्ट पार्ट है जिससे स्पर्म बाहर निकलता है। ये एक ट्यूब की शेप की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी बॉडी में क्या करता है, ये स्पंजी टिश्यू का बना होता है और उस पर ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। देखिए स्पर्म, देखो नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो पेनिस का साइज होता है वो छोटा होता है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती है, पूरी कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स का बना होता है। लेकिन जैसे ही इसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स, जब क्या होता है कि इसमें जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ये पेनिस का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पेनिस का साइज छोटे से बड़ा होना क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड जो उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है तो उसकी सप्लाई, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे ये बढ़ जाता है। इस कंडीशन को इरेक्शन कंडीशन कहा जाता है। इसमें इरेक्शन क्या होती है, और पेनिस क्या करता है कि एक स्पर्म को रिलीज करता है जो कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। ये काम हो गया पेनिस का, इसको भी आप नोट्स बना लीजिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्क्रोटम सैक का, इसके अंदर टेस्टिस है, ये पेनिस है, स्पंजी यूरेथ्रा, ये पूरे यूरेथ्रा के आप देखिए 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का नाम दिया हुआ है। ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल साइकिल है, ये सब पूरा ऑलरेडी इसका फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सीमेन यानी जो सेमिनल फ्लूइड निकल रहा है, यानी स्पर्म जो निकल रहा है, उसका नेचर कैसा होता है, तो वो सेलाइटी एल्कलाइन नेचर का होता है, स्पर्म के साथ मिला होता है, सिक्रेशन मिला होता है, ठीक है। करीब इसका 60% पार्ट जो होता है वो सीमेन का होता है, और जो इसका कई फंक्शन होता है सीमेन का, वो एल्कलाइन होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। वो एक बार में जो स्पर्म निकलता है वो करीब 1.5 से 5 ml तक निकलता है। किसी भी मेल में जब एक बार में स्पर्म निकलता है तो 1.5 से 5 ml तक निकलता है। और स्पर्म काउंट होती है वो 40 से लेकर 250 मिलियन होती है पर ml, यानी 1 ml स्पर्म में करीब 250 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। यानी 40 से लेकर 250 मिलियन स्पर्म काउंट करीब होता है आपके फ्लूइड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पर्म। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, स्पर्म का स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है स्ट्रक्चर में। तो स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर की हम बात की जाए तो उसका शेप साइज देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर जो स्पर्म का होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड होता है और दूसरा मिड पीस और तीसरा टेल। 3 पार्ट होते हैं, पहला हेड है, दूसरा वाला नेक को मिड पीस भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट हमारा होता है टेल। तो जो हेड होता है उसमें एक्रोसोम और सबसे आगे की ओर एक्रोसोम होता है, फिर पीछे न्यूक्लियस होता है। मिड पीस जो होता है वो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है, और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हेड करीब 23 क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है 23 × 46 क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस का। तो 23 क्रोमोसोम ओवम का आता है और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आता है, स्पर्म से आता है। तो करीब 23 क्रोमोसोम इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जो उसका टेल होता है वो फ्लैजेला की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो जैसे ही ओवम में एंट्री करता है हमारा जो टेल होता है वो गायब हो जाता है। ये पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, कुछ वर्ड आ गए, आप इसको समझ लीजिए। इरेक्शन क्या होता है, जब आपका पेनिस जो होता है वो पहले छोटा होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स जो पेनिस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है, उसे इरेक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब स्पर्म हमारे टेस्टिस से निकल के यूरेथ्रा में इकट्ठा होता है, ड्यूरिंग द सेक्स क्या होता है, पहले टेस्टिस में स्पर्म भरा होता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो पहले निकल के पहुँचता है कहाँ, यूरेथ्रा में। तो टेस्टिस से निकल के यूरेथ्रा तक आना इसे कहते हैं ऑर्गेज्म, और फिर यूरेथ्रा से निकल के पेनिस से बाहर निकलना, बॉडी के बाहर निकलना स्पर्म को, इसे कहते हैं इजैकुलेशन। ये पूरे टर्म है, इसको आप याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड हम लोग। तो ये हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए। स्पर्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका फिजियोलॉजी और फंक्शन कैसा होता है, स्पर्म क्या काम करता है, इसका एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्या मिलता है, पूरा ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, मोटाइल नेचर का होता है, ठीक है। और स्पर्म का स्ट्रक्चर डिटेल में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। पार्ट एक्रोसोम पार्ट है, न्यूक्लियस है, माइक्रोसोम है, हेड है, नेक है, टेल है, ये पार्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म बनता कैसे। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पर्म टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। क्या होता है ह्यूमन में, करीब स्पर्म जो होता है 74 डेज में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको डक्टाइल सिस्टम में करीब 3 महीने लगते हैं। लोकेशन दिया हुआ कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं स्पर्म बनने के, वो देख लीजिए। ये पूरे 5 स्टेप होते हैं। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तीसरा स्पर्मियोजेनेसिस होता है, चौथा होता है स्पर्मेशन, और पांचवा होता है मैच्योरेशन। इन 5 स्टेप के द्वारा हमारे बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा स्टेप है, स्टेप कैसे कैसे स्पर्म बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और किसे मैच्योर अवस्था में आता है, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ और कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, वो जर्म सेल का ग्रोथ करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। FSH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं हार्मोन्स, क्या करते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन में और हेल्प में, ठीक है। तो ये सारे फ्रेंड पूरे टॉपिक हो गए मेरे ख्याल से। ये था हमारा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है,
आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और आप साथ साथ पूरा नोट्स बनाते चलिए। आपके बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर में ये चैप्टर 5th यूनिट आपकी है पूरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट्स बना लीजिए फ्रेंड्स। और हमारी आज बहुत जल्दी रेडी रहिएगा। हम बहुत ही जल्दी आपको सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो यानी पूरा चैप्टर 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और लास्ट पार्ट में और डिस्कस करेंगे जिसके नेक्स्ट टॉपिक जो रिप्रोडक्शन। और ये 3 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे जुड़िए। आप जुड़ के कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।